नमस्कार साथियों, डॉक्टर के सामता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज किताब घट के पिटारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष उपन्यास जिसका शीर्षक है जूठन। साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित इस उपन्यास के अंतर्गत एक दलित के जीवन को, उसके जीवन के दुख और दर्द को, कठिनाइयों को और मानवीय समाज के द्वारा क्रूरता, बर्बरता का वे व्यवहार जिसे दुर्व्यवहार कहा जाता है, उस समाज के काले सच को उजागर करने वाला उपन्यास है। साथियों, जूठन उपन्यास में सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्हें छोटन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने घर के परिदृश्य से इस उपन्यास की शुरुआत की है। एक मुस्लिम जुलाहे परिवार के पास उनका कच्चा घर था और ये कच्चा घर एक बस्ती के बीचों बीच था और उस बस्ती का नाम था चूहड़े वाली बस्ती। इसी बस्ती के किनारे पर एक छोटा तालाब था जिसे डबो वाली तालाब के नाम से जानते थे। इसी तालाब से पूरे गांव को पेयजल की आपूर्ति होती थी और इसी तालाब के बीचों बीच जहाँ तालाब से पानी भरा जाता है, वहाँ एक दीवार खींची गई थी। उस दीवार के एक तरफ चूहे की बस्ती के लोग पानी भरते थे और दूसरी तरफ त्यागी और अन्य लोग पानी भरते थे। छोटे तालाब की ये दीवार, जिसे चूहे की दीवार कहा जाता था, उस दीवार के पास में एक ऐसा सामूहिक घर बना हुआ था, चौक बना हुआ था, जिसे खुला घर भी कह सकते हैं। यहाँ अक्सर बच्चे, महिलाएं, नवविवाहिताएं, वधुएं, उनके बैठने का एक स्थान था। यह न केवल इंसानों के लिए बैठने का स्थान था, अपितु यहाँ आसपास नंगे बच्चे, कुत्ते, सुअर, इन सब का आपसी झगड़ा भी देखा जाता था। यह न केवल इंसानी झगड़ों के समाधान का एक स्थान था, अपितु जानवरों के लड़ने का भी एक स्थान था। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, जो लोग जाति व्यवस्था के आदर्श को सामाजिक प्रणाली मानते हैं, यदि वे 1 या 2 दिन भी इन चूड़ों की बस्ती में रह जाएं, तो उनका चिंतन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे चाचा ताऊ, जो सब अलग रहते थे, मुश्किल से 1 दिन में 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में सफल होते थे। अधिकांशतया जो वो काम करते थे, उस काम के बदले उन्हें खेतों में न तो पैसे के रूप में मजदूरी दी जाती थी और न ही अनाज के रूप में मजदूरी मिलती थी। अनाज निकासी के पश्चात थोड़ा बहुत जो कचरे के साथ बचता था, उसी अनाज रूपी जूठन को लकड़ियों से कूट कूट कर उसमें से कुछ 2 वक्त के दाने जुटाए जाते थे, जो बड़ी ही मुश्किल का एक काम था और वह दोपहर में एक असहनीय गर्मी को देखने वाला कार्य था। न कुछ केवल उस गर्मी में किसी पेड़ की छाया में, अपितु सूरज की तपती दबिश के अंदर काम किया जाता था। घरों की सफाई करना, खेतों में मजदूरी करना, त्यागी जी के घर पर साफ सफाई करना अधिकांशतः बिना किसी भुगतान के ये जैसे एक मुख्य काम था जिसको उनके द्वारा किया जाता था। वे हमें नाम से कभी भी नहीं पुकारते थे। वे लोग जो उम्र में बड़े होते थे, वो कहते थे, ओए चूड़े। और वे लोग जो हम उम्र होते थे या युवा अवस्था में होते थे, ऐसे युवा लोगों के द्वारा संबोधन किया जाता था, अबे चूड़े। अस्पृश्यता का स्तर हम देख सकते हैं कि वे लोग कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस को तो स्पर्श कर सकते थे, लेकिन यदि वे हमें स्पर्श कर लेते तो इससे वो प्रदूषित हो जाते और इसे अशुद्धि का रूप मान लेते और शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती। बदले में इसके लिए छूने वाले को या गलती से भी छू लिया, उसको दंड भी मिलता। हम उनके लिए यूज एंड थ्रो जैसी कोई चीज़ थे, जिसे छूना भी उनके लिए एक अपराध था। साथियों, हमारे पड़ोस में अक्सर एक ईसाई आया करता था, जिन्हें मसीह के नाम से जाना जाता था, और वो कच्ची बस्ती में समझाते कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम शिक्षा प्राप्त करोगे तो एक न एक दिन जाति से ऊपर उठ जाओगे। पिताजी का भी ऐसा ही कहना था, लेकिन ये बड़ी भूल हुई और मैंने अपने उपन्यास के अंत में लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था
जाति का उत्थान नहीं कर सकती है, क्योंकि जाति जन्म से तय होती है और ये जन्म इंसान के नियंत्रण में नहीं होता, और इसीलिए ये सौभाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा माना गया है। मैंने सबके अलावा मूसी से खुली स्कूल में बिना दरी और कमरे में ABCD सीखी थी। इसके बाद स्कूल में पहुंचा, जहां मास्टर हरपूल सिंह 2 अक्षर हमें सिखाते थे और पंजीकरण भी उनके द्वारा किया गया। साथियों, ये वाक़या संविधान लागू होने के 5 वर्षों के बाद का था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और ये वाक़या उसके 5 साल 1955 का है। दलितों के लिए, जैसा कहा गया, सरकारी विद्यालय खुले और वहाँ पर सब लोगों के लिए ऐसे विद्यालय खुले थे जहाँ कोई प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन हकीकत ये थी कि दलित कक्षा में दरवाजे के पास ही बैठा करते थे, उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। त्यागी के बच्चे कई बार मुझे चूड़े की औलाद कह के संबोधित करते थे, बिना किसी कारण के मुझे पीटते थे। मैं स्कूल में प्यासा रहता था, लेकिन किसी भी दलित को हैंडपंप के पास खड़ा नहीं होने दिया जाता था, और यदि भूल से कोई प्यास की वजह से खड़ा होता तो मास्टर जी और बाकी बच्चे पीटकर यहाँ से भगा देते थे। हमारे खास दलित मित्र थे राम सिंह और सुकम सिंह, जिन्होंने एक बार हैंडपंप से पानी पीने की गुस्ताखी की और जिसका परिणाम था दिन भर धूप में खड़े रहना। हमें चाहे नए कपड़े पहने हो या पुराने, हमें ही अपमान सहन करना पड़ता था। शिक्षक अधिकांशतया दलितों की पिटाई किया करते थे। एक आदर्श शिक्षक की तस्वीर मेरे लिए दैत्य से या राक्षस से कम न थी। हकीकत में हेडमास्टर के द्वारा नाम पूछना और नाम पूछने के बाद कमरों की सफाई में लगा देना, कमरों की सफाई के बाद बरामदे की सफाई में लगा देना, तीसरे दिन बरामदे के बाद खेल के मैदान में सफाई के लिए भेज देना, और अब तो रोज़ का तमाशा बन गया। हेडमास्टर जी तुरंत मुझे ढूंढ लेते और सफाई पर लगा देते। आखिरकार कुछ दिनों के बाद मैंने परेशान होकर अपनी ये परेशानी, अपनी इस तकलीफ़ को अपने पिताजी के साथ साझा किया। पिताजी स्कूल पहुँचे और उन्होंने गुस्से से हेडमास्टर जी को ललकारा, ये क्या तरीका हुआ मास्टर जी? आखिरकार स्कूल में पढ़ना सबका अधिकार है, आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हेडमास्टर जी ने कहा, ले जाओ इस चूड़े को मेरे सामने से, वरना इसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ कर एक कर दूंगा। आखिरकार मेरे पिताजी ने इस क्रूरता से मुझे आज़ादी दिलाई। पूरी रात पिताजी भोजन व पानी के बिना खाट पर बैठे रहे, सोचते रहे। आखिरकार जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे उठाया और अपने साथ मुझे प्रधान जी के पास ले गए। प्रधान जी भी दुर्भाग्य से त्यागी जी थे, और जब उन्हें कहा कि चौधरी साहब, आप कह रहे थे सरकारी विद्यालयों के दरवाजे चूड़े और चमारों के लिए भी खुले हैं, हम वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे के साथ पिछले 5 दिनों में क्या वाक़या हुआ है, क्या इसकी आपको खोज खबर है? प्रधान जी ने मेरे पिताजी की बात को सुनने के बाद मुझसे पूछा, छोरे कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैंने कहा, चौथी जमात में पढ़ता हूँ चौधरी साहब। अच्छा, तुम मेरे बेटे के साथ पढ़ते हो, तुम कल स्कूल जाना, मैं अपने आप हेडमास्टर से बात कर लूँगा। कई दिनों तक मेरे दिल और दिमाग से उनके आने की आहट भी नहीं निकली। खेती में मजदूरी का कार्य, दोपहर में कड़ी धूप में कार्य करना बड़ा ही दुष्कर और कठिन था। इसके बावजूद भी मजदूरी न मिलना, पैसा न मिलना, न अनाज मिलना, कभी कभार 1-2 किलो अनाज दे देना। खेती और पशुपालन बहुत ही कठिन कार्य था। कई उत्सवों पर और रोज़मर्रा दैनिक जीवन में बचा हुआ भोजन, जिसे जूठन के नाम से जाना जाता है, हम पातल और जूठन का इंतज़ार करते और पूरे मेहमानवाजी के बाद जो बचता वह हमें दिया जाता था। उन पूड़ियों को सुखाकर अक्सर बरसात के मौसम में हम काम में लेते थे। मैं इसे लिखते समय इस डर से कांप उठता हूँ कि कैसे बुरे दिन थे। हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह स्वीकार्य था। हिंदू समाज में इस महिला को जिंदा जलाकर सती माता बना दिया जाता था। मेरी छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वह 6वीं कक्षा पढ़ने की कैसे सोच सकता था? आखिरकार मेरी भाभी, जिनके पास एकमात्र आभूषण था, वह शर्मा जी की दुकान पर गिरवी रखा गया और उसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई का बंदोबस्त किया गया। सुअर का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसे समृद्धि प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता था, न कि गंदगी का प्रतीक। इसी दर्जे वाली कक्षाओं में बातचीत दोस्ती में थोड़ा जातीय प्रश्न बाधा नहीं बना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए दोस्ती होती गई।
आखिरकार 3 मुख्य दोस्त जिनमें शर्मा जी, गुजर जी, चूहड़ी जी। 8वीं क्लास में पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला और इसी के साथ मेरी साहित्य में रुचि शुरू हुई। कक्षा में पढ़ने के लिए कुछ बच्चे अच्छे कपड़ों के साथ मास्टर जी की हिदायत के अनुसार और प्रेस करके आते थे, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रेस करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार मेरी कक्षा में पढ़ने वाले एक मित्र जो कि धोबी था, उनके पिताजी कपड़े धुलाई के साथ साथ कपड़ों की इस्त्री करने का काम भी करते थे। उसने मुझे कहा कि आप हमारी दुकान पर आ जाना और हम आपके कपड़ों की प्रेस करवा देंगे। आखिरकार मैं वहाँ चला गया, लेकिन ये क्या, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर मैं चूहड़ों के कपड़े धोऊंगा और उनके कपड़ों को प्रेस करूंगा तो त्यागी जी मुझे कपड़े नहीं देंगे और मेरी ज़िंदगी की रोटी पर संकट आ जाएगा, इसलिए मुझे माफ़ करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बरसात के दिनों में हमारी बस्ती अक्सर नरक बन जाया करती थी। वहाँ पर कुत्ते, सुअर और जानवर लड़ाई झगड़ा करते थे। बहुत दूर दूर तक कचरा फैला रहता था, उसकी बदबू से जीना दुष्कर हो जाता था। 1962 में भारी बारिश आई जिसने मिट्टी के घरों में बस्ती को तबाह कर दिया। कच्ची झोंपड़ी और बारिश का पानी और टप टप पानी पड़ता रहा, ये बरसात का एहसास कराता था। स्कूल में द्रोणाचार्य की कहानी पढ़ाई गई, तब मेरे मन में आया कि हमारी कहानियाँ क्यों गायब हो गई हैं। इस प्रश्न के कारण मुझे मुर्गा बनाया गया, दंड दिया गया और ये कहा गया, एक द्रोणाचार्य की तुलना चूहे से कैसे की जा सकती है। परिवार के बारे में बताया गया। इसके बाद तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने उपन्यास में लिखा है। आगे 9वीं 10वीं कक्षा के लिए और आगे की तरफ चले गए। पिताजी के शब्द थे, पढ़ाई तुम्हें जाति से ऊपर उठा सकती है। मेरा नाम ओम प्रकाश था, जो नाम केवल मेरी माँ जानती थी, बाकी सब मुझे मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। मरे हुए जानवरों को हटाना और उनके बदले में कुछ न मिलना, ये हमारा मुख्य व्यवसाय था। मरे हुए जानवरों को हम गांव से हटाते, सुनसान निर्जन क्षेत्र में ले जाते, उसके बाद चाकू और छुरी से उनकी खाल उतारते और हड्डियों को इकट्ठा करते, मांस हटाते और चमड़ा बाजार में ले जाकर उन्हें बेचते, जिससे कुछ आना पैसे हमें मिलते थे, जो हमारी रोजी रोटी का मुख्य हिस्सा था। एक दिन जब मेरे पिताजी और दूसरे चाचा जी कहीं दूर शहर गए हुए थे, उस दिन त्यागी जी के घर पर खेत में गए बैल की मृत्यु हो गई और त्यागी जी ने संदेश भिजवाया कि बैल मर गया है, उसे खेत से हटाया जाए। उस दिन मैं स्कूल में गया हुआ था। मेरी माँ ने संदेश भिजवाया कि वह स्कूल से घर चला जाए। घर आने पर मुझे मालूम हुआ कि आज मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं और इसलिए चाचा के साथ मिलकर उस बैल को बाहर ले जाना है और उसके खाल या चमड़ी उतारकर बची हुई हड्डियों को चमड़ा बाजार में बेचना है। ये कार्य मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन कार्य था, जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया और जानवरों के प्रति जो व्यवहार किया जाता था, उसने मेरे दिलों और दिमाग में ऐसी तस्वीर बनाई जो वर्षों तक मेरे जहन से बाहर नहीं निकल पाई। अनेक बार पुलिस के द्वारा बस्ती में दुर्व्यवहार किया गया, लोगों को बिना कारण पीटा गया। एक तरह से हम कह सकते हैं पुलिस का गुंडा राज स्थापित किया गया। पूजा उत्सव हैं या नहीं हैं, हम हिंदू हैं या नहीं हैं, अगर हिंदू हैं तो जन्म के कारण क्रूरता, बर्बरता और भेदभाव क्यों है। जानवरों से भी बुरा बर्ताव क्यों किया जाता, मतलब हम हिंदू नहीं हैं। जादू टोना, अज्ञानता, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारी बस्ती में विद्यमान थी। जब हम उच्च कक्षा के लिए मुजफ्फरनगर गए और वहाँ पढ़ाई की तो एक कक्षा की घटना के परिणाम स्वरूप मैंने और मेरे भाई ने, जो चचेरा भाई था, इस स्कूल छोड़ दिया और वहाँ से हम घर पहुँचे। लेकिन घर जाने के लिए हमारे पास एक आना पैसा भी नहीं था और घर जाने के लिए बस का किराया तो कम से कम होना ही चाहिए था। खैर हम भाग दौड़ करके जैसे तैसे जो हमारे पास कुछ अनाज था उसको बेचकर हम बस स्टैंड पर पहुँचे। साथियों, भीखूराम और जब मैं बस स्टैंड पर पहुँचे तो बस स्टैंड पर होने वाली एक अमानवीय घटना ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। आखिरकार वहाँ बस डिपो पर जो कंडक्टर का कार्य कर रहे थे, टिकट का कार्य कर रहे थे, वो एक मास्टर जी थे जिन्होंने काफ़ी वर्षों पहले स्कूल छोड़ दिया था। वो दो भेड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे थे।
आखिरकार यहाँ से जैसे तैसे करके हम घर पहुँचे। अंततः 10वीं कक्षा का इम्तिहान था और इस इम्तिहान की अधिकांश परीक्षाएं पूरी हो गई थी, परंतु अंतिम परीक्षा गणित विषय की परीक्षा थी। गणित विषय के शिक्षक के द्वारा ही गणित के जैसा दुर्व्यवहार किया जाता था और इससे भी ज़्यादा दुर्व्यवहार तो ये हुआ कि गणित की परीक्षा से एक दिन पहले अवकाश था और जिस दिन यह अवकाश था मैं अपने घर पर पढ़ रहा था। लेकिन साथियों, यहाँ पढ़ना ही काफ़ी नहीं था। खोजा के नाम से मशहूर व्यक्ति घर आता है और वह मुझे अपने गन्ने के खेत पर ले जाता है और गन्ने का काम कराता है। जैसे तैसे दिन भर काम करने के बाद मैं आया और मैंने पढ़ाई की और मैं पास हो गया। 11वीं कक्षा में ब्रजपाल सिंह के द्वारा रसायन विज्ञान में प्रैक्टिकल में किए गए मिसव्यवहार ने मुझे असफलता की सीढ़ी पर चढ़ा दिया और मुझे फेल होना पड़ा। यहाँ से मैं देहरादून चला गया। वहाँ चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा लिखी गई अंबेडकर की बायोग्राफी हेमला के द्वारा मुझे प्रदान की गई और इस बायोग्राफी ने मेरा जीवन बदल दिया। जब मैंने इस बायोग्राफी को पढ़ा, उस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और यदि पढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैंने पहली बार दलित शब्द सुना था और मेरे साहित्य में ये शब्द पहली बार जुड़ गया। साथियों, यहाँ पर अनेक तरह का दुर्व्यवहार मेरे साथ किया गया, लेकिन तमाम तरह के दुर्व्यवहार को मैंने सहन किया और एक डिप्लोमा कोर्स में मैंने एडमिशन ले लिया, जिसे फैक्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। मैंने पिताजी को संदेश भिजवाया। इस बात पर पिताजी प्रसन्न हुए और अंततः इस डिप्लोमा को पूरा करने के बाद डिफेंस में मैंने सरकारी सेवा को ज्वाइन कर लिया। ये मेरे जीवन की एक नई कहानी थी, नई इबारत थी, जिसने मुझे उस एक चुहड़ी की बस्ती से सरकारी सेवा में पहुंचा दिया। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता है साथियों। यहाँ पर पंजाबी जाट विजय बहादुर के द्वारा अनेक बार झगड़ा होने पर रोटी की कीमत का जिक्र किया गया कि रोटी की कीमत क्या होती है, परंतु उससे भी कटु अनुभव सावित्री के पास और अंततः ये मालूम होना कि मैं एक दलित समुदाय से हूँ, उसके द्वारा मुझे नकार देना ये बड़ा ही विचलित करने वाला था। 1974 में मेघदूत नाट्य शास्त्र हमने शुरू किया, जिसके बाद मेरा तबादला सेना ने चंद्रपुर महाराष्ट्र में कर दिया। इसी समय जेपी मूवमेंट अपने चरम पर था और जेपी मूवमेंट से मैं बहुत प्रभावित हुआ। दलित मूवमेंट, दलित पैंथर के नाम से जो मूवमेंट चलाया गया, उसमें मैं भी शामिल हुआ। माँ से मुलाकात की गई, माता पिता ने शादी की जिद की, लेकिन मैं नहीं माना और उसके बाद अंततः शादी के बंधन में मैं बंध गया। मैं और मेरी पत्नी यहाँ उमेश मेश्राम के साथ क्वार्टर में रहते थे। उसके बाद छोटा फ्लैट लिया, ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। 1980 में एक बार मैं और एक मेरा भी बटालियन का जो अफसर था, विद फैमिली राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर ज़िले में गए। इस गुलाबी नगरी में हम जा रहे थे। ट्रेन में वार्तालाप चली। ट्रेन की वार्तालाप करते करते अफसर की पत्नी ने पूछा कि आप कौन सी जात के हो। पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने ज़ोर से कहा, हम भंगी हैं। इसके बाद बाकी ट्रेन का जो सफ़र था, उस सफ़र में बिना किसी वार्ता के ही हमें सफ़र को गुजारना पड़ा। हमें एहसास हुआ कि ये सच्चाई छिपाई न छिप सकती। आखिरकार भारतीय समाज में जाति एक निर्णायक घटक हुआ करती थी। जाति जो व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होती है, जाति जिसे भारतीय समाज ने भाग्य के साथ जोड़ रखा है, और जाति जिसे व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता। मेरे साहित्य को मैंने लिखा, मेरे दुख और दर्द को, पाश्विक समाज की क्रूरता को, बर्बरता को मैंने व्यक्त किया। इस वक्तव्य पर बहुत से लेखकों और पाठकों का अलग मंतव्य हो सकता है, लेकिन मैंने ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार की तरह जो अनुभव किया, मैंने उसको साझा किया, मैंने उसको लिखा। आखिरकार जो मेरे द्वारा ये साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य की क्या स्थिति हो सकती है, ये तो पाठक ही तय कर सकते हैं, परंतु वास्तव में ये साहित्य
एक दलित साहित्य है, एक दर्द भरा साहित्य है और इस साहित्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे साहित्य के ऊपर संकीर्णता के आरोप लगाए जा सकते हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लोग जो ऐसा करेंगे और ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते आए हैं, उनकी चिंतन की, सोच की संकीर्णता है और उनका ये मानना है कि मैं एक चूहड़ा हूँ, चमार हूँ, दलित हूँ, शेड्यूल कास्ट से संबंधित हूँ और मैं हमेशा उनको दरवाजे के बाहर खड़ा मिलूँगा। इसी के साथ जूठन उपन्यास का अंत हो जाता है, समाप्ति कर दी गई है। और जूठन वह जो पतलों से मिलता है, जूठन जो खाने के बाद शेष बचा हुआ भोजन है, और जूठन जो हर कार्य में हाशिए पर किसी व्यक्ति को धकेल देता है, उसका मतलब जूठन है। जूठन का मतलब यहाँ केवल उस भोजन से नहीं है जो लोग खाकर पातल में, बर्तन में झूठा छोड़ देते हैं। ये जूठन उस हाशिए की सामाजिक स्थिति को व्यक्त करता है जिसे चाहकर भी हम बच नहीं सकते। तो साथियों, ये था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित जूठन उपन्यास का एक संक्षिप्त परिचय।